तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें फ्यूचर जनरेशन की नीड को बिना कॉम्प्रोमाइज किए प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करना। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उसको वेस्ट ना करना, ताकि आने वाली जनरेशन को भी बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल सके एंड वो भी रिसोर्सेज का जैसा हम यूज कर रहे हैं वैसा ही यूज वो भी कर पाए। इसमें हम देखते हैं इसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन होता है, वाटर वेस्ट कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, जिससे एग्रीकल्चर में प्योरिटी आती है और लैंड पॉल्यूशन मिनिमाइज होता है। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिससे एयर पॉल्यूशन में कमी आती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ताकि जो वाटर स्ट्रेस्ड, जहाँ पे वाटर स्ट्रेस है उन रीजन्स में वाटर वाटर जो है वो एफिशिएंटली मिल सके, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल सके। इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करना, इससे एयर पोल्यूशन में कमी आती है स्पेशली इन सिटीज। रिसाइकलिंग करना, इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। कंपोस्टिंग करना, रिफॉरेस्टेशन करना, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे CO2 एमिशन कम होगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्थी प्लेनेट बनेगा। मैंग्रोव रेस्टोरेशन करना, इससे जो ओशियनिक जो डिजास्टर्स हैं लाइक साइक्लोन्स तो और उनसे या सुनामी, तो उनसे काफी ज्यादा सेफ्टी में हेल्प मिलेगी। वाटर कंजर्वेशन आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो ये देखते हैं, अगला हम देखते हैं 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसके 3 पिलर्स हैं। जो पहला एनवायरमेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इकोनॉमिक एंड थर्ड इज सोशल। तो पहला हम देखते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबली यूज करना। इससे क्या होगा, इससे कि हेल्थी एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनेगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक, इसके अंदर की इससे ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है प्रोटेक्टिंग इन इकोसिस्टम, पोल्यूशन को कम करने पे, वाटर को और एनर्जी को कंजर्वेट करने पर। इससे क्या होता है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज को कम किया जाएगा, जिससे फ्यूचर जनरेशन भी इसका लाभ उठा पाएंगे। अब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी सस्टेनेबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले, एक जो इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम किया जा सके, और एक रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज किया जा सके, क्रिएटिंग स्टेबल जॉब्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब हम देखते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। वो कैसे होगा कि हम सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इक्वल एक्सेस दे सके और उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर सके, उनके राइट्स को, उनके अपॉर्चुनिटीज को उनको प्रोवाइड कर सके, जिससे एक सोशल इक्वालिटी आएगी और सोशल सस्टेनेबिलिटी आएगी, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं एसडीजीज, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि यूएन द्वारा 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और इनको 2030 तक अचीव करना है इन गोल्स को। ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट में आया था और इसके अंदर हमारे क्या है, इसमें 17 हमारे गोल्स हैं एंड 169 हमारे टारगेट्स हैं, जिनको 2030 तक हमको अचीव करना है। ये अचीव करेंगे तो इससे डेफिनेटली हमारा CO2 एमिशन में कमी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा, बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकेगा। इसमें हम देखते हैं, इसमें मेन क्या है, इसमें मेन जैसे हमारे पॉवर्टी को खत्म करना, हंगर को खत्म करना और गुड हेल्थ वेलबींग को इंश्योर करना, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आना, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन लेकर आना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लेकर आना, जिसमें हमारी रिन्यूएबल एनर्जी और ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिसमें जीरो एमिशन हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो जिसमें जॉब्स जनरेट हो और एक स्वच्छ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसका एनवायरनमेंट पर मिनिमम नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट पड़े। इंडस्ट्री एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर देना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, क्योंकि आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में एक इनइक्वालिटी भी है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी बढ़ती जा रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो दुनिया का आधे से ज्यादा जो रिसोर्सेस है, आधे से ज्यादा जो प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप है वो लेस देन 1% लोगों के हाथ में है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में एक गोल है हमारा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन को करना ताकि हमारा वेस्ट कम से कम हो सके, क्लाइमेट एक्शन पे जोर देना, लाइफ बिलो वाटर जिसमें हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उनके कंजर्वेशन पे जोर देना, लाइफ ऑन लैंड है, लाइक हमारे फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना ताकि ताकि एक इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश हो सके, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इनका समाधान निकाल सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी ग्लोबल प्रॉब्लम, सो सॉल्यूशन वुड बी ग्लोबल। नाउ वी सी दी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे आगे, लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, तो वो रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, उनकी ग्रीड्स भी बढ़ती जा रही है तो वो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग बहुत रैपिड तरीके से की जा रही है ताकि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो सके, हाउसिंग डेवलपमेंट हो सके, तो इससे क्लाइमेट चेंज भी काफी रैपिड तरीके से हो रहा है। एक रिपोर्ट की माने, आईपीसीसी की रिपोर्ट की माने तो 1850 जो इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद हमारे टेम्परेचर में अराउंड 1.2 डिग्री सेल्सियस का एवरेज इंक्रीमेंट हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, तो जो हमारे जो एनिमल्स है उनका हैबिटाट भी लॉस हो रहा है। पॉल्यूशन देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन है, जो हमारा एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सभी को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अब कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमारे, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस है क्या और हमारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ में बैरियर्स भी बने हुए हैं। पहले पॉइंट क्या है, जैसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन हो रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी महंगी है काफी ज्यादा, हमारे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो और इसके अलावा क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें रिसोर्सेज का ओवर यूज ज्यादा हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है, वेल्थ इनइक्वालिटी। इसमें क्या हो रहा है कि इनकम के लेवल पे इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इस इनइक्वालिटी के बढ़ने से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो गया है, जॉब क्रिएशन बहुत स्लो तरीके से हो रहा है, और प्रॉफिट और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक ओवरऑल सोसाइटी और इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचाता है। अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हो रही है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट को बहुत और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा किया जाता है, इन्वायरमेंट की कोई वैल्यू नहीं की जाती। और इसके एक रीजन ये है हमारा वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पुअर गवर्नेंस, एक रीजन ये है, करप्शन काफी ज्यादा है, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम है हमारा, लाइक ग्रीन बिल्डिंग्स पे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे। अब देखते हैं हम सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस हमारे क्या है, इसमें देखते हैं हमारा जैसे कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में। अराउंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अराउंड 20% पॉपुलेशन, अबव 20% पॉपुलेशन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन के कम होने से लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है, अवेयरनेस कम है तो वो एनवायरनमेंट के प्रति उनके अंदर एक एक जो सेफ्टी की फीलिंग है वो नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट। पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है हमारे कंट्री में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा है। अब देखें तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोगों के पास कैपिटल कम है और वो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं। सोशल इनजस्टिस एंड करप्शन काफी ज्यादा है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से रिसोर्सेज का भी रैपिड ग्रो, रिसोर्सेज का यूज भी काफी ज्यादा हो रहा है। कल्चरल रेजिस्टेंस टू चेंज काफी ज्यादा है हमारा, कुछ चेंज होता है तो कल्चरल हमारा उसको कहने के एक बैरियर की तरह काम करता है। वीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड बेसिक सर्विसेज है। सो एक बड़ी सोशल चैलेंजेस हैं जिनको अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं तो इनको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक
इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं ताकि एक हमारा बेटर फ्यूचर बन सके। इसमें पहला क्या है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसका इन्वायरमेंट पर मिनिमम एडवर्स इफेक्ट पड़े, लाइक हमारी विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जो ना तो कभी खत्म होंगे और इनका इन्वायरमेंट पर बहुत लेस इफेक्ट पड़ता है और नहीं पड़ता है, और हमारी एनर्जी की नीड्स भी फुलफिल हो जाती है। दूसरा क्या, सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वेस्ट कम से कम जनरेट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। इससे एफिशिएंट इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन बिल्डिंग्स की या फिर पार्क्स की, वेटलैंड्स की बात करें तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारा पॉल्यूशन ओवरऑल कम होगा, एनवायरनमेंट को इससे डेफिनेटली इसमें सुधार होगा एनवायरनमेंट में। तो इस पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक मेन पार्ट होना चाहिए। इकोनॉमी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमको यूज करने चाहिए, लाइक हमको सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, हमको कपड़े का और पेपर का ज्यादा यूज करना चाहिए। नॉट पेपर का भी यूज हमको रिड्यूस करना चाहिए। हमको कुछ ऑल्टरनेटिव्स पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। उसके अलावा हम इसमें देखते हैं अब हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। हम देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का काफी जोर इस पर होना चाहिए क्योंकि बिकॉज दिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन वुड बी ग्लोबल। अब इसमें देखते हैं हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है। पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का। तो कई सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा सके, हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन किया जा सके, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या, हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, लाइक पेरिस एग्रीमेंट हमारा बना फॉर क्लाइमेट एक्शन, अनसस्टेनेबल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज हमने बनाए जो कि 2015 में स्टार्ट हुए और 2030 तक उनको अचीव करना है, जिसमें 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। अगर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देखें तो हमने सब्सिडीज दी, टैक्स बेनिफिट्स दिए ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा सके। ग्लोबल कॉपरेशन हो रहा है, ग्लोबल कॉपरेशन बहुत जरूरी है जिसमें नॉलेज शेयर करना, टेक्नोलॉजी शेयर करना, ताकि ताकि जो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है और जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। अगला क्या है, लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है। लाइक हमारा ओजोन लेयर को हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं कि भाई ओजोन लेयर को कितना नुकसान पहुंच रहा है और उसमें कितना सुधार हो रहा है। इससे हम उसी हिसाब से पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से। रिड्यूसिंग, अब हमारे देखते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिविजुअल्स का क्या रोल हो सकता है। अब पहला इसमें क्या है, हमको कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है एक इंडिविजुअल कितने रिसोर्सेज को यूज करता है, तो उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं उनको कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का रीयूज रिसाइकलिंग पर जोर देना पड़ेगा, जिससे कार्बन फुटप्रिंट लिमिटेड होगा और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ बूस्ट मिलेगा। सस्टेनेबल कंजप्शन होना चाहिए। सस्टेनेबल कंजप्शन में क्या होगा, हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं, गुड्स को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो हमको एफिशिएंटली यूज करना है, रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, ताकि हमारे प्रेजेंट की जनरेशन की नीड्स फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अब एडवोकेसी अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें हम देखेंगे तो लोगों को एडुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, गवर्नमेंट्स को, ताकि वो सस्टेनेबल पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। इसमें कैंपेन्स, वर्कशॉप्स एंड मीडिया आउटरीच का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन पे, हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने डे टू डे लाइफ में, वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट
प्रोटेक्ट हो जाए। जैसे एनर्जी को सेव कर सकता है, जैसे अननेसेसरी लाइटिंग का यूज ना करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर जोर दे सकता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल ऑफ रिसोर्सेज को मेथड पे जोर देना, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जैसे ई बसेस पे जोर देना, वाटर कंजर्वेशन करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना, उनको उनको उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ट्री प्लांटेशन करना ताकि CO2 एमिशन कम हो सके, अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच कि भाई हाउ इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सपोर्टिंग पॉलिसीज करना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना। अब कुछ केस स्टडीज देखते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया है और उससे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी के सेंस में देखें तो जर्मनी और इंडिया ने काफी बड़े लेवल पे रूफटॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है। विंड एनर्जी की बात करें तो हमारे डेनमार्क के अंदर बड़े लेवल पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है और इससे उनका एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी का फुलफिल करते हैं वो लोग। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में जैसे इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ गए, जैसे शेंजन चाइना के अंदर। अब ये बाकी सिटीज में भी आ रहा है, लाइक दिल्ली में भी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? जो हमारा मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स है, लाइक ड्रिप इरिगेशन, जैसे इजराइल और इंडिया में इसको बड़े लेवल पे अडॉप्ट किया गया है। रिफॉरेस्टेशन कर देना, रिफॉरेस्टेशन में जैसे मैंग्रोव रेस्टोरेशन कर देना, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ है बड़े लेवल पे। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट पे हेल्प मिलती है, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को में सुधार होता है। ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें तो LEED सर्टिफाइड बिल्डिंग्स वर्ल्ड वाइड हमने लेकर आए, जिससे जिससे ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। रिसाइकलिंग कर देना, जैसे स्वीडन का मॉडल है, वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे जो वेस्ट होता है उससे एनर्जी बनाई जाती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैसे नीदरलैंड के अंदर बड़े लेवल पे हो रहा है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में हमको पढ़ना है, उसको सीखना है। अब हम देखेंगे ये जो हमारा चैप्टर है, ये प्रेजेंटेड बाय कमल सर, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।